The topics that we covered yesterday were, from the very beginning, alphabets, words, sentences, subject versus predicate, sentence pattern, that is subject, verb, object, and difference between direct object and indirect object. After that, we had studied the difference between main verb and capula verb. Besides this, we had started parts of speech and discussed the first part as noun and some of its types like attributive noun, and the second one was predicate noun. We are moving further towards another type of noun, that is noun of address. First of all, I write some sentences so that तो एक चीज आप समझ लें कि आप लोगों ने, हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र किया तो हमने कहा कि अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट हैज इट्स ओन नेम, प्लेस एंड फंक्शन. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी हम अगर नाउन को उठा लें तो नाउन इस पार्ट का नाम हो गया है. ठीक है. अब सेंटेंस में आपको प्लेस का पता होना चाहिए कि जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो नाउन को हम कहां यूज करेंगे. नाउन को वो हम आगे पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन में. केसेस ऑफ कि नाउन को हम तीन जगहों पर मेनली यूज करते हैं. एक तो ये है एज अ सब्जेक्ट, एक जेनेटिव केस में, और एक एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. यहां पर नाउन है और उसकी प्लेस थोड़ी सी डिफरेंट है. नाउन ऑफ एड्रेस ऐसा नाउन है, अब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास ये है, आई वॉन्ट योर हेल्प. ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब है, और ये हमारे पास प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अब ये वाला जो वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नाउन. जेम्स क्या है? नाउन है. तो इस किस्म के अगर नाउन आ जाएं, ठीक है, जिसमें किसी को एड्रेस किया जाए तो वो नाउन ऑफ एड्रेस हो जाएगा. अब इसकी प्लेस पे आप फोकस करें कि ये सब्जेक्ट नहीं होगा आपका. उस दिन भी मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है जो चीज शुरू में आए वो क्या हो, सब्जेक्ट हो.
सब्जेक्ट नाउन ऑफ एड्रेस में याद रखें कि नाउन ऑफ एड्रेस कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट उसका अपना पड़ा हुआ होगा। बात समझ आ रही है? अब यहां देखें, जेम्स आई वांट योर हेल्प, सब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, ठीक है। उससे पहले जो नाउन यूज किया गया है इसको हम कहते हैं नाउन ऑफ एड्रेस। अब नाउन ऑफ एड्रेस शुरू में भी आप यूज कर सकते हैं और एंड पर भी यूज कर सकते हैं। देखें, आई नीड मनी कॉमा मॉम, ठीक है। मोस्टली जो नाउन ऑफ एड्रेस हैं उनके बाद कॉमा या इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज होगा। अब यहां पर देखें, मिस्टर प्रेसिडेंट आई डिडंट सी यू, ठीक है। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नाउन, सेकेंडली इट इज नाउन ऑफ एड्रेस। ऐसा नाउन जिसमें किसी को एड्रेस किया जा रहा हो, उस नाउन को हम नाउन ऑफ एड्रेस बोलते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है सेंटेंस में। इस बात को अपने माइंड में रख लें। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद हमारे पास नाउन इन एपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है। नाउन इन एपोजिशन, एपोजिशन को समझे वर्ड को। एपोजिशन का मतलब है, क्या मतलब हो जाएगा, एक अपोजिशन होता है, ओ से किसी चीज को अपोज करना, ये एपोजिशन है। एपोजिशन मीन प्लेसिंग नियर, एपोजिशन मीन प्लेसिंग नियर। अब एक नाउन होगा और उस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए आप एक दूसरा नाउन यूज करते हैं, ठीक है। किस तरीके से, माय ब्रदर द डॉक्टर इज कमिंग टुडे। अब यहां पर देखें, ये आपका मेन नाउन है, ये आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने दो कामे लगाए हैं यहां और ये भी हमारे पास क्या है, अजन। नाउन इन एपोजिशन से मुराद है, एपोजिशन का आप लफ्ज को समझे कि प्लेसिंग नियर, प्लेसिंग। अब यहां देखें, माय ब्रदर कामा लगाया है, द डॉक्टर इज कमिंग टुडे। अब ये वाली जो चीज है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि एक्चुअली वो कौन है, और है भी वो नाउन, ये भी नाउन है, ये भी। तो इसको हम बोलेंगे नाउन इन एपोजिशन। बात समझ आ रही है? अब एक दूसरा मैं सेंटेंस लिख कर देता हूं। आई हैव मेट योर अंकल सलीम। अब आप, ये भी हमारे पास नाउन है, ये भी हमारे पास क्या है, नाउन है। यहां पर एक्सप्लेन क्या चीज हो रही है, किस चीज को मजीद एक्सप्लेन किया गया है, अंकल की बात की है और फिर अंकल को मजीद मॉडिफाई किया है कि वो कौन है एक्चुअली, उसका नाम क्या है, सलीम है। तो ये जो वर्ड है ये अपोजिशन है। अपोजिशन मीन प्लेसिंग नियर। जब एक नाउन दूसरे नाउन के करीब पड़ा हुआ होगा, कामा से आप उसको सेपरेट करेंगे और वो उसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देगा, होगा नाउन, ठीक है। होगा क्या, अच्छा। फिर आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये फिर एट्रीब्यूटिव नाउन क्यों नहीं है। उस दिन जो हमने एट्रीब्यूटिव नाउन पढ़ा था, इस एट्रीब्यूटिव नाउन का भी यही पर्पस था कि एक नाउन दूसरे नाउन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। कैसे? अब मैं आपको इधर एट्रीब्यूटिव नाउन की एग्जांपल लिख के देता हूं।
जो कल हमने डिस्कस की थी कि सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, टॉय सोल्जर, ये जो नाउन है ये इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो नाउन है ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने कल ये पढ़ा था कि ये जो सनफ्लावर है और ये जो टॉय है ये एट्रीब्यूटिव नाउन्स है। जब हमारे पास दो नाउन इकट्ठे यूज होते हैं और पहला नाउन दूसरे नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, तो वो एट्रीब्यूटिव नाउन है। अब यहां भी काम वही है, यहां भी, लेकिन थोड़ी सी उनकी प्लेस डिफरेंस है। वन नाउन इज सेपरेटेड बाय कॉमा, वहां पर एट्रीब्यूटिव नाउन पहले आ रहा है, नजर आ रहा है आपको, दरमियान में कोई कामा यूज नहीं है। यहां पे पहले मेन नाउन आएगा, कामा लगा के उसका मॉडिफायर आएगा। क्लियर डिफरेंस है, ठीक है, कि आप कह सकते हैं दोनों का फंक्शन एक ही है। यहां भी एक नाउन दूसरे नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यहां भी एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहां पर मॉडिफायर पहले है, यहां पर कामा लगा के मॉडिफायर बाद में है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है एट्रीब्यूटिव नाउन और नाउन इन एपोजिशन। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास, अब इस चीज को आप समझ लें कि जो मॉडिफायर होते हैं वो मोस्टली एडजेक्टिव्स होते हैं। मॉडिफायर जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इधर देखें, हैप्पी, प्रिंस, ये हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है ना, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये एट्रीब्यूट, जब हम एडजेक्टिव पर आएंगे ये समझ आ जाएगा। यहां पर एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो तब आप उसे काम एडजेक्टिव का कर रहा है, लेकिन चूंकि वो नाउन है तो इसलिए हम उसे एट्रीब्यूटिव नाउन कहते हैं। इस बात को समझे, एक हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, एक हमारे पास नाउन होता है जो दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है, तो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन। एक नाउन दूसरे नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है सेपरेटेड बाय कॉमा, उसे हम कहेंगे नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब अगर आपको समझ आ कि प्लेसिंग नियर, एक नाउन दूसरे नाउन के करीब पड़ा हुआ है, सेपरेटेड बाय कॉमा, और उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये नाउन इन एपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और कॉमन नाउन की टाइप्स हैं जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट इज द अपोजिट ऑफ कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट इज द अपोजिट ऑफ कंक्रीट। ये है कि एक चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, आप उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल उसका अपोजिट है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे नाउन, ये हमारे पास आइडियाज होते हैं, मोस्टली आइडियाज that don't have any physical existence। ठीक है, अब हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको स्टेट, एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको इन तीन चीजों में नजर आएंगे, ठीक है। जब कोई क्वालिटी बयान की जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ठीक है, स्लेवरी, एटसेट्रा। स्टेट किस चीज की कोई कंडीशन, आप कहते हैं चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, एटसेट्रा, ठीक है। एक्शन, अब देखिए नाउन का काम एक्शन नहीं है, एक्शन जो काम है वो किसका है, वर्ब का है।
ठीक है। लेकिन अब यहां पर हम एक चीज लिखते हैं, लाफ्टर, थेफ्ट, ठीक है, एटसेट्रा। अब लाफ्टर और थेफ्ट ये हैं एक्शन, हम इसको एज अ नाउन ले रहे हैं। यहां देखें, द पर्सन इज लाफिंग बिफोर द पीपल। यहां पे देखें, जो लाफिंग है यहां पर वो एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अब मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, आई हैड अ लाउड लाफ्टर, ठीक है। थेफ्ट इज एन इवल, ठीक है। अब यहां पर जो लाफ्टर और थेफ्ट है एक्शन से लिया गया है, लेकिन काम यहां पर वो नाउन का कर रहा है। इस बात को आप समझे। कल जब मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर यही बताया था कि उसका एक नाम होगा, प्लेस होगा और फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो प्लेस है एंड वाली और स्टार्ट वाली, ये वर्ब की प्लेस नहीं होती है। ये वर्ब की प्लेस, ये जो प्लेस है ये किसकी है? नाउन की है। एज अ सब्जेक्ट नाउन को आप यूज कर सकते हैं या एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो याद रखें कि यहां पर थेफ्ट का मतलब चोरी क्या है, ठीक है। लाफ्टर हंसी, एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन जिस तरीके से यहां पर देखें एक क्लियर एक्शन हो रहा है, तो इस चीज को हमने फिर एक्शन में ले लिया कि वो एक्शन से डेराइव हुआ पड़ा है, लाफ से डेराइव हुआ पड़ा है लाफ्टर, ठीक है। जो चीज चोरी हो रही है स्टील से डेराइव किया गया है थेफ्ट। तो याद रखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम 3 स्टेट्स में लेकर आते हैं। या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको कोई क्वालिटी बताएगा, या किसी स्टेट, किसी भी चीज की हालत बयान करेगा, या वो कोई एक्शन से डेराइव हुआ पड़ा होगा। ये 3 चीजें जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। बात समझ आती है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मोस्टली हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। ब्रेवरी इज, थेफ्ट इज, बात समझ आ रही है, लाफ्टर इज, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं इनको हम क्या ट्रीट करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नाउन की टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ सेम स्पीशी, given a singular name, किसी भी चीज की कलेक्शन, ठीक है, और वो सेम स्पीशी हो। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो उस ग्रुप के अंदर ह्यूमंस होने चाहिए। एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स होने चाहिए। किसी थिंग्स की बात कर रहे हैं तो वो होना चाहिए, और उसको आप एक अलहदा नाम देंगे जो कि सिंगुलर होगा, ठीक है। हम बात करते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल, सेम स्पीशी ह्यूमन बींग्स, और उन ग्रुप ऑफ पीपल को हमने एक नाम दे दिया, क्या? हम कहते हैं मॉब। मॉब भी ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं, लोगों का। मैं कहता हूं कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए इकट्ठे हो रहे हो, ठीक है। किसी जनाजा के लिए एक इज्तिमा जा रहा है तो वो कॉन्ग्रीगेशन है, ठीक है। अच्छा,
मैं एक दूसरा वर्ड आपको लिख के देता हूं, फ्लॉक, हर्ड, स्वॉर्म। ठीक है, फ्लॉक हमारे पास बर्ड्स या जो छोटे जानवर हैं, शीप या गोट, उनके मजमूए के लिए हम यूज करते हैं। हर्ड जो है बड़े जानवर, ठीक है, हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, रेवड जिसे हम कहते हैं। स्वार्म हम यूज करते हैं इंसेक्ट्स के लिए, हम कहते हैं कि स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स, स्वार्म ऑफ, ठीक है, एक इंसेक्ट्स हैं जो खेत हैं उनको, टड्डी दिल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये इंसेक्ट हैं, खेतों को खराब करते हैं। तो चूंकि वो इंसेक्ट्स का ग्रुप है तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, स्वार्म। ठीक है, इसी तरह आप यूज कर सकते हैं, एक वर्ड है ग्रूव, दरख्तों का झुंड। ग्रूव मीन कलेक्टिवली आप जहां पर इकट्ठे दरख्त हैं। एक दूसरा हमारे पास है स्कूल, इसका क्या मतलब है, हाँ, जो मछलियों का झुंड होता है, शोल भी हम उसे कहते हैं, ठीक है, या स्कूल भी हम कहते हैं। उनका जो एक झुंड है, ग्रुप है, उसको हम कहते हैं कि स्कूल ऑफ फिश या शोल ऑफ फिश। एक दूसरा हमारे पास वर्ड है फ्लीट, ये हम कहां यूज करते हैं, शिप्स के लिए, जो बहरी जहाज है उनके साथ एक दूसरा एक वर्ड है हैंगर, ये हम कहां यूज करते हैं। ये सारे हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अगेन याद रखें कि कलेक्टिव नाउन को भी हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, कलेक्टिव नाउन को भी, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिनको आप प्लूरल ट्रीट करेंगे, जो कल मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स आपको। मॉब जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। क्राउड जो होता है एक इकट्ठा, आप देखते हैं कि अचानक हजूम इकट्ठा हो गया है, ठीक है, उसे हम क्राउड बोलते हैं। मॉब जो होता है वो इसी से निकला है, मोबी लिंक, मोबी लिंक, एक ऐसा नेटवर्क जो लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिंक करता हो, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कुछ कलेक्टिव नाउन्स, अच्छा, फिर मैंने आपको एक दूसरी बात बताई थी कि यही जो कलेक्टिव नाउन है, आप इनको सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हैं और प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हैं। जब आप उनकी इंडिविजुअल बात कर रहे होंगे तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर कलेक्टिवली बात कर रहे होंगे, मैं कहता हूं द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस। अब यहां पर जो ज्यूरी है उनका कलेक्टिव डिसीजन है, ठीक है, उसने केस को डिसाइड किया। मैं पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है। द ज्यूरी आर आर्ग्यूइंग अबाउट ईच अदर, ठीक है। अब यहां पर वो हर एक को इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है, तो मैंने ज्यूरी के साथ आर लगाया है। यहां देखें, द कॉयर डैश प्लेइंग या परफॉर्मिंग देयर पार्ट्स। अब यहां पे क्या आएगा, कॉयर किसे बोलते हैं, कॉयर निकला है कोरस से। इन दोनों का मतलब है अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स स्टेज के ऊपर। इसी से रिलेटेड आप एक बैंड भी कह सकते हैं, लेकिन बैंड म्यूजिकल जो एक ग्रुप होता है सिंगर्स का, वो बैंड कहलाता है। कोरस या कॉयर, ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इकट्ठे मिलकर स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करते हैं। अब यहां देखें, द कॉयर, यहां पर मैं आर लिख रहा हूं क्योंकि मैं परफॉर्मिंग दियर इंडिविजुअल पार्ट्स, हर एक बंदे की मैं अलग अलग बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मोस्टली
जब कलेक्टिव नाउन आता है तो स्टूडेंट्स उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये उनके माइंड में होता है कि कलेक्टिव नाउन है तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज को देखें, यहां भी आपको क्लू मिल सकता है कि हमने दियर यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर यहां पर इज होता तो यहां पर फिर हिज या हर होता, ठीक है। अच्छा, दूसरे कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं, मैंने आपको कुछ कलेक्टिव नाउन बताया था, दैट विल बी ट्रीटेड प्लूरल ऑलवेज। कौन कौन से? जैसे हमारे पास एक वर्ड है पोल्ट्री, कैटल, और कौन सा वर्ड बताया था? वर्मेन, यस, पुलिस, और क्या चीज? जेंट्री, गुड, ठीक है। ये जो वर्ड हैं, ये जहां पर भी यूज होंगे आप इनको प्लूरल ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे। कंक्रीट नाउन, ठीक है। एक वर्ड है टेंजिबल। कंक्रीट नाउन जो हैं, दीज आर ऑलवेज टेकन एज टेंजिबल, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इनटेंजिबल है। ठीक है, टेंजिबल वही बात है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है। जिन चीजों को आप टच कर सकते हैं, ये जो चेयर है ये टेंजिबल है, ठीक है। इनटेंजिबल ऐसी चीजें हैं जो फीलिंग्स और आइडियाज हैं, जो जस्ट आपके माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंक्रीट नाउन में क्या आ जाएगा? टेबल, चेयर, ठीक है। जो चीजें कोई मटेरियल हूं या वो कंक्रीट फॉर्म में हूं, वो हमारे पास कंक्रीट नाउन होंगे। उसके बाद हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल आ जाएगा जी। काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं बाय नंबर्स, वो नाउन जिनको आप बाय नंबर्स काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि जो टेबल है ये काउंटेबल है, और शुगर है, ऑयल है, ठीक है, और क्या हो जाएगा? सैंड है, वाटर है, मिल्क है। जिसको आप बाई नंबर्स काउंट ना कर सके, 1 2 3 4, वो ऐसे अलहदा डिस्क्रीट फॉर्म में ना हो। बात समझ आ रही है? अब ये याद रखें, जो काउंटेबल है उनका प्लूरल बनेगा, जो अनकाउंटेबल है उनका प्लूरल नहीं बनेगा। शुगर्स नहीं होगा, ऑयल्स नहीं होगा, सैंड्स नहीं होगा। इनको आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ये प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, सेंटेंस में आपने उसको देखना है। प्लूरल बनेगा तो एस ई एस या दूसरे उसके रूल्स हैं वी ई एस, उनके साथ हम उसको क्या करेंगे? प्लूरल बनाएंगे। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जेंडर, कि हम नाउन को 4 जेंडर्स में डिवाइड करते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जो मेल क्वालिटीज हैं, ठीक है, आप कहते हैं स्टैलियन, मैन, ठीक है, कोल्ट और बॉय एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है? मैस्कुलिन। स्टैलियन किसे बोलेंगे? जो मेल हार्स होता है, मेल, उसे हम स्टैलियन बोलते हैं। तो इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? मेयर, गुड।
जो मेल हार्स है उसे आप स्टेलियन बोलेंगे, जो फीमेल हार्स है उसे आप क्या कहते हैं? मेयर, MARA। ठीक है, मैन है तो वुमेन हो जाएगा। कोल्ट किसे बोलते हैं? जो घोड़े का छोटा बच्चा होता है, ठीक है, और उसका जो फेमिनिन हो जाएगा वो हो जाएगा फिली। ठीक है, बॉय है तो गर्ल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो विदाउट लाइफ हैं, जो, लेकिन हम उनको पर्सोनिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं? उनको हम पर्सोनिफाई किसे बोलेंगे? हाँ, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं व्हेन अ नॉन लिविंग इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटीज, इज गिविंग। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि डैफोडिल्स वर डांसिंग एंड फ्लैटरिंग इन द विंड। ठीक है, अब जो डांस है ये ह्यूमन क्वालिटी है, आपने डैफोडिल्स को क्या कर दी है? दे दिया, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं उनको आप पर्सोनिफाई करते हैं किन बेस पर? अगर उस चीज में स्ट्रेंथ है, वायलेंस है, ठीक है, तो वो हमारे पास मेल क्वालिटीज के साथ हमने उसको एसोसिएट कर दिया है। जैसे आप कहते हैं सन, विंटर, टाइम, डेथ। ठीक है, अब ये ऐसी चीजें हैं, इनको आप एज अ मेल ट्रीट करेंगे। कैसे? द सन sheds his beams equally on poor and rich। ठीक है, अब यहां पर मैंने जो सन के लिए प्रोनाउन यूज किया है वो क्या किया है? इज, हिज। ठीक है, जो मेल मैस्कुलिन प्रोनाउन है वो मैंने यूज किया है। इन चीजों को आपने देखना होगा कि अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ और वायलेंस आपको नजर आ रही है तो आप उसको मेल क्वालिटी देंगे। अगर उसके अंदर जेंटलनेस, ग्रेस या ब्यूटी नजर आ रही है तो तब आप उसको फेमिनिन क्वालिटी देंगे। जैसे आप कहते हैं मून, अर्थ, स्प्रिंग, ठीक है, एटसेट्रा। मैं कहता हूं द मून hid her face behind the clouds। अब यहां पर मैंने मून के लिए क्या यूज किया है? हर यूज किया है। ठीक है, तो इसको हमने फेमिनिन क्वालिटी दे दिया। एक तो ये है ना कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, विद लाइफ हैं, उनको तो आप उसका जेंडर देखकर डिसाइड करेंगे कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो विदाउट लाइफ हैं, उनको हम पर्सोनिफाई करते हैं। ठीक है, हम उनको मैस्कुलिन या फेमिनिन क्वालिटी देते हैं। तो आपने ये चीज देखनी होगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ, पावर, वायलेंस है तो मेल क्वालिटीज आप देंगे, जेंटलनेस, ग्रेस, ब्यूटी है तो आप उसको फेमिनिन क्वालिटी देंगे। बात समझ आ रही है? फिर हमारे पास आ जाता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर एक ऐसा जेंडर है दैट रेफर्स टू ईदर मेल और फीमेल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं पेरेंट्स, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं अप्रेंटिस, आप कहते हैं प्यूपल, आप कहते हैं स्टूडेंट, कजन, टीचर, ठीक है, स्पाउस, एटसेट्रा। ये ऐसे नाउन हैं, ठीक है, जो फीमेल भी हो। अब पेरेंट्स के अंदर मेल भी आ रहा है और अप्रेंटिस किसे बोलेंगे? अप्रेंटिस ऐसा शागिर्द होता है जो कोई स्किल सीख रहा होता है, जो कोई, वो किसी मैकेनिक की दुकान के ऊपर ठहरा हुआ है, ठीक है, वो किसी होटल के ऊपर ठहरा हुआ है,
या वो किसी ऐसी जगह के ऊपर ठहरा हुआ है और वो कोई स्किल सीख रहा है, तो उसे हम अप्रेंटिस बोलेंगे। ठीक है, प्यूपल किसे बोलेंगे? ये भी शागिर्द है, स्टूडेंट भी शागिर्द है। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होगा? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्यूपल एंड स्टूडेंट? नहीं, प्यूपल है कि आप किसी टीचर के डायरेक्टली आप उससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग मेरे लिए प्यूपल हैं। ठीक है, इस इदारे के लिए या दूसरे लोगों के लिए आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, जनरली किसी इदारे या दूसरे बंदे के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हैं? स्टूडेंट हैं। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आप प्यूपल हैं। जी हाँ, मोस्टली अब ये है ना कि हम इसको प्यूपल का वर्ड हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, स्टूडेंट का ही करते हैं। लेकिन ये एक डिफरेंस है कि जो आपसे पढ़ रहा है वो आपका प्यूपल है। ओवरऑल जनरल टर्म में हम स्टूडेंट यूज करते हैं। अच्छा, कजन हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, स्पाउस जिसे उर्दू में हम शरीक हयात कहते हैं, वाइफ और हस्बैंड। ठीक है, तो कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर है जिसके अंदर एक ही वर्ड के अंदर इट कैन रेफर टू ईदर मेल और फीमेल जेंडर, तो ये हमारे पास कॉमन जेंडर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास न्यूटर जेंडर है, थिंग्स विदाउट लाइफ, थिंग्स विदाउट लाइफ। ठीक है, टेबल हो गई, चेयर हो गया, फैन हो गया, ऐसी चीजें जिनकी कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, वो जिंदा नहीं है, ह्यूमंस और एनिमल्स या बर्ड्स उनमें नहीं आते हैं, तो वो हमारे पास न्यूटर जेंडर होते हैं। इनके लिए हम मोस्टली इट यूज करते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन के लिए हम ही यूज करते हैं और फेमिनिन के लिए हम शी यूज करते हैं, अगर आप उनका प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये हमारे पास 4 मेजर जेंडर्स ऑफ नाउन हैं। कहते हैं केसेस ऑफ नाउन, केसेस ऑफ, सिंपली इसका मतलब है प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। पहला केस हमारे पास है नॉमिनेटिव केस। When a noun is used as the subject of the sentence, it is called nominative case. When a noun is used as subject of the sentence, ठीक है। अब यहां पर देखें कि हमने ये हमारे पास नाउन है, ठीक है, और इस नाउन को हम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मीन डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो केस के हवाले से आपने जो इसको नाम देना है, ठीक है, आपका जो ऑप्शन आएगा ये वर्ड अंडरलाइन होगा, नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि वेदर इट इज नॉमिनेटिव केस, एक्विजिटिव केस, जेनेटिव केस और डेटिव केस। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास है एक्विजिटिव केस। When a noun is used as object of the sentence, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मूवी, नाउन है, और सेंटेंस पैटर्न के हवाले से देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये किस केस में आ जाएगा हमारे पास? एक्विजिटिव केस में। अब ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये हमने कल डिस्कस किया था कि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, कि वेदर इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब याद रखें, जो एक्विजिटिव केस होगा वो हमेशा आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा
वो एक्यूजेटिव केस होगा। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आई बॉट द चाइल्ड अ गिफ्ट। अब यहां पर देखें, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? जिसका डायरेक्टली वर्ब से कनेक्शन होगा। आपने वर्ब से पूछना है, वर्ब आपको बताएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब बॉट, क्या चीज बाई की? गिफ्ट। तो ये जो गिफ्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो केसेस में ये जो गिफ्ट है ये हमारे पास एक्यूजेटिव केस होगा। ठीक है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास तीसरे नंबर पर आ जाएगा डेटिव केस में। ठीक है, व्हेन वी हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इट इज कॉल्ड डेटिव केस। अब यहां पर जो द चाइल्ड है, आई बॉट अ गिफ्ट फॉर द चाइल्ड, मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो टू और फॉर लगाकर आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो टू या फॉर के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और वो किस केस में आएगा? डेटिव केस में। चौथा हमारे पास है जेनिटिव केस। When we use, when a noun is used as ownership or possession, ठीक है, जब कोई नाउन ओनरशिप या पोजेशन शो कर रहा होगा तो वो हमारे पास जेनेटिव केस में आएगा। कहां पर आएगा? जेनेटिव केस में आएगा। कैसे? आप कहते हैं शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है, मैन्स हाउस। ठीक है, याद रखें ये बिल्कुल चेंज है, हम एपोस्ट्रॉफी और एस लगाते हैं इसमें। एपोस्ट्रॉफी, ये जो कॉमा है, और एस, ये एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, पंक्चुएशन और एस। तो जब हम किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तो वो हमारे पास जेनेटिव केस में आ जाएगा। इसे हम पोजेसिव नाउन भी कहते हैं। कोई ओनरशिप या पोजेशन, मलकियत शो कर रहा होता है। ठीक है, तो इस किस्म के जो नाउन हैं वो किस केस में आ जाएंगे? जेनेटिव में। तो याद रखें जो नॉमिनेटिव केस है वो एज अ सब्जेक्ट आप यूज करेंगे, एक्यूजेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, और जेनेटिव केस जो है वो कोई भी नाउन अगर एपोस्ट्रॉफी एस उसके साथ लगा हुआ है, पोजेशन शो कर रहा है, तो वो हमारे पास जेनेटिव केस में आ जाएगा। ये हमारे पास चार केसेस ऑफ, ये जेंडर ऑफ नाउन था, ये हमारे पास चार केसेस ऑफ नाउन है। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कहां पर? हाँ बिल्कुल, आई बॉट द चाइल्ड अ गिफ्ट, आई बॉट अ गिफ्ट फॉर द चाइल्ड, ये एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। ये चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये डेटिव केस में आ जाएगा। हम साथ साथ कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स भी क्या करेंगे? सीखेंगे। इसमें आपके वर्ड्स भी आ सकते हैं और इडियम्स भी आ सकते हैं। एक वर्ड है हमारे पास, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं जी? सगेशियस। क्या? सगेशियस किसे बोलते हैं? वाइज मैन। ठीक है, अ पर्सन हु इज वाइज एंड क्लेवर इज कॉल्ड सगेशियस। हमारे पास एक फ्रेज है इन वोग, वो चीजें जो इन फैशन होती हैं, द थिंग्स दैट आर इन फैशन। ठीक है, आप कहते हैं कि आजकल ये चीज जो है वो फैशन में चल रही है, तो ये चीज जो है वो इन वोग है।
एक वर्ड है हमारे पास ट्रांजिएंट। क्या मतलब हो जाएगा इसका? Transient, the things that are temporary for the time being. ठीक है, जो चीजें क्या हैं, टेम्पररी हैं। इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? फॉरएवर, लास्टिंग। ठीक है, एक वर्ड है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिराज। मिराज हम कहते हैं एन इल्यूजन। ठीक है, वो चीज जो आपको नजर आ रही है एक्चुअली वो चीज नहीं है। ठीक है, जैसे आप गर्मी में सड़क के ऊपर जाते हैं गाड़ी में, तो आपको लगता है कि आगे सारा पानी है सड़क के ऊपर, वहां जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, तो वो एक तरीके से आपका धोखा है। तो मिराज कहते हैं एन इल्यूजन, वो चीज जो रियलिटी में ना हो। ठीक है, वो आपको डिसीव कर रही हो। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रियलिटी। जो चीज रियल में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एंटीडोट किसे कहते हैं जी? हाँ, ठीक है, इसको हम उर्दू में कहते हैं तिर्याक। एक्चुअली हम इसको यूज करते हैं पॉइजन के लिए। ठीक है, जो पॉइजन है उसकी जो मेडिसिन है, उसका जो इलाज है, तो उसको हम एंटीडोट कहते हैं। किसी भी चीज के लिए आप मेडिसिन यूज करते हैं, उसका इलाज यूज करते हैं, तो अगर आपके पास पॉइजन वर्ड है तो उसका एंटोनिम जो आपके पास हो जाएगा वो एंटीडोट हो जाएगा।